नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात करेंगे राजनीति में आज उत्तर प्रदेश की, लेकिन उससे पहले त्योहारों का मौसम है, क्रिसमस है, नया साल बिल्कुल सामने खड़ा है। तो आप सबको क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करेंगे कि आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शांति रहे और कहीं ना कहीं आप सबको उन्नति के अच्छे अवसर मिले। इन्हीं दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही है आज। 80 सीटें हैं। कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को कई कोणों से प्रभावित करता है और कई बार कहते हैं कि भारत की राजनीति का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। मैं समझता हूं कि हर स्टेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के सहारे आप राज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है, बंगाल भी, तमिलनाडु भी। लेकिन हाँ, 80 सीटों के कारण इसका जो वेट है, जो वजन है, वो काफी बढ़ जाता है। और जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश को कन्विंसिंगली हासिल करने में कामयाब हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके लिए आगे के रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। ज्यादा लंबी पृष्ठभूमि नहीं दूंगा और सबसे पहले मेहमानों का स्वागत करूंगा। आज हमारे साथ शीबा असलम फहमी जी मोहतरमा जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सैयद कासिम साहब हैं, राजपथ के, और उन्होंने यूपी को एक्सटेंसिवली कवर किया। मैंने उनको बहुत प्रोग्राम्स देखे हैं। स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुजाता पॉल जी देहरादून से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सही साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने यूपी का कोई कोना नहीं छोड़ा होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा होगा जिसको आपने अपने प्रोग्राम्स में कवर नहीं किया है। शायद जितनी उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप जानते हैं, हिंदुस्तान में कम ही शख्स जानते हैं। और उसके समीकरण, उसके कॉन्टूर्स, उसके टेक्सचर्स आप सबसे वाकिफ हैं। ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन मैं पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पार्टियां तो वही हैं, कांग्रेस है, एसपी है, बीएसपी है, जयंत साहब हैं और बीजेपी है, जिनके करीब करीब 49, 48, 49% वोट थे और ऑलमोस्ट टचिंग 50% लास्ट लोकसभा में थे। आपके हिसाब से 2024 का सिनेरियो क्या इमर्ज हो रहा है, जमीन पर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट आपसे चाहूंगा, कासिम साहब। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया। और आप जैसे शख्सियत अगर यूपी की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रही है तो समझिए कि आपने जो कहा ना कि यूपी बहुत अहम है। क्योंकि आपके किसी वीडियो में कभी पॉलिटिकल सिनारियो और वो भी किसी एक स्टेट का पर्टिकुलर, मुझे नहीं लगता है कि कभी न्यूज टाइम से इसको इस तरह के शोज किए गए होंगे। मैं जहां तक यूपी को मैंने देखा समझा है, मैं बच्चा था तब से मैंने सियासत में, मुझे कहते हैं ना, लोग कहते हैं मुझसे कि मैं बालिग बाद में हुआ हूँ, सियासत पे नजर मैंने पहले रखनी शुरू कर दी। हम्म। तो अगर आप 1977 से देखें तो 77 में इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत, इंदिरा गांधी जैसी सरकार, इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल, आज जो लोग मोदी की बात करते हैं, तो मोदी के साथ अगर आज का ये मीडिया नहीं होता तो मोदी शायद ये 50% छूने की जगह पे 25% पे वो भी जो है इधर उधर हो रहे होते, तैर रहे होते। इंदिरा गांधी के जमाने में मीडिया नहीं था और इतना पावरफुल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, छोटी छोटी चीजें बाहर नहीं आती थी। उसके बावजूद 1977 में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश में हार गई और ऐसी हारी कि यूपी की तब 85 सीटें हुआ करती थी, मतलब सारी की सारी सीटें हार गई। ये एक उत्तर प्रदेश में पहली बार आप इस प्रयोग को देख सकते हैं। उसके बाद आप इंदिरा गांधी की वापसी हो गई, फिर उसके बाद 85 में राजीव गांधी ने सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन फिर भी दो लोग जीत गए। एक चौधरी चरण सिंह जीत गए बागपत से, एक महफूज अली खान जीत गए थे एटा से, 2 एमपी। तब 83 सीट कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद फिर 89 आया। 89 में वीपी सिंह निकले और वीपी सिंह ने एक नया प्रयोग किया मंडल का। और मंडल का प्रयोग कब किया? जब मंदिर आंदोलन उन्होंने देखा कि निकल रहा है तो उन्होंने मंडल का प्रयोग कर दिया। तो ये एक जो पॉइंट है, मैंने इसलिए दो इलेक्शंस का जिक्र किया कि मंडल का की बात करना बहुत जरूरी है और मंडल ही सब कुछ बदलता है। मंडल की उसमें सब कुछ हो गया। 91 हुआ, यूपी में राम लहर चली और राम लहर के बावजूद 89 सीटें जीत गया जनता दल, जो वीपी सिंह का जनता दल था। मुलायम सिंह ने पार्टी को तोड़ दिया था, मुलायम सिंह अलग हो गए, चंद्रशेखर के साथ उन्होंने अलग लड़ा, 27 एमएलए जीते। बिहार में लालू ने सरकार बना ली। यानी हिंदी पट्टी क्षेत्र में मंदिर आंदोलन का कोई उतना असर नहीं हुआ वोट की दृष्टि से, अगर देखा नजरिए से देखें आप तो।
उसके बाद फिर काशीराम का उदय हो गया। काशीराम का उदय हमने आपने सबने देखा, सारी चीजें चलती रही। आज की तारीख में जो ये कहा जाता है कि मोदी अजेय हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी अजेय रह जाएं। उत्तर प्रदेश में की राजनीति में जो गठबंधन की बातें हो रही हैं, तो गठबंधन किससे हो रहा है, किसका हो रहा है, किन वोटों के लिए हो रहा है। यूपी, बिहार, बंगाल, ये 3 स्टेट वो हैं जिनमें बेस मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट के लिए ही सारी पार्टियां गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि इसी वोट का बंटवारा होता है। तो ऐसे वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन की बात होती है कि सब मुस्लिम वोट ना बटे। उत्तर प्रदेश में एक सिनारियो और है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के साथ साथ मायावती जैसी पार्टी मौजूद है, जिसके पास अपना पार्लियामेंट का 19% से थोड़ा ज्यादा और विधानसभा में 13% से थोड़ा कम वोट है। लेकिन ये वोट वो है जो ना उनका है ना इनका है, ये इनका अपना वोट है, हाथी निशान का वोट, ट्रांसफरेबल वोट है। उत्तर प्रदेश का आज का जो सिनारियो है, पिछले 5-7 दिनों में जो सिनारियो बदला है, इन 5-7 दिनों की हालत यह है कि कौन सा सर्वे क्या कह रहा है, इसको अलग रख के अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इतने खतरे में जी रही है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। वो बृजभूषण शरण सिंह, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से आखिर तक, पहले दिन से लेके और हर मुद्दे पे उनके पीछे किसी ना किसी तरह सरकार खड़ी रही, उनकी उस कमेटी को ओलंपिक जो कुश्ती संघ था उसको मानने से इनकार कर दिया, उसको निलंबित कर दिया, उसको रोक दिया। ये सब उत्तर प्रदेश के उस राजनीति की वजह से हो रहा है जिसमें क्षत्रियवाद, ठाकुरवाद या एक वर्ग विशेष, जाति विशेष की मजबूती को लेकर चर्चा होने लगी। इसमें दिनेश जी, एक चीज अगर आप देखिएगा तो देश में मुस्लिम वोटों का रुझान बदला है। कर्नाटका में जो हालत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की थी, वही पोजीशन वहां पर देवगौड़ा और कुमार स्वामी की थी मुस्लिम वोटों के लिए। मैसूर से लेके वो डिवीजन अगर आप देखिएगा तो वहां का मुसलमान जो है देवगौड़ा के साथ ही रहता था, हंग असेंबलीज होती थी और उसके बाद अजीब से हालात पैदा होते थे, फिर बीजेपी तोड़ लेती थी, सरकार बन जाती थी। कांग्रेस को वहां मुस्लिम ने एक तरफा वोट कर दिया और देवगौड़ा को जाना पड़ा बीजेपी की शरण में, क्योंकि उनके अलाइज में उनके साथ एनडीए में पहुंच गए। फिर हमने आपने तेलंगाना का इलेक्शन देखा। तेलंगाना में ओवैसी और केसीआर की जोड़ी को वहां कांग्रेस ने मुस्लिम वोट छीन लिया और कांग्रेस ने वहां बहुमत ले लिया और वहां पर इनको सत्ता से बाहर कर दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो पाते तो जुमे को छुट्टी भी कर देते, इतना मुस्लिम परस्त मुख्यमंत्री के रूप से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा था और ओवैसी का साथ। तो ये 2 स्टेट मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया कि मुसलमानों का एक रुझान बन चुका है कि उसमें अलायंस हो ना हो, ये इनके साथ आए उनके साथ ना जाए, इसका फर्क अभी फिलहाल पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी का जो आगमन हुआ है 2014 में, इनका अगर आप पूरा वो देखिएगा, कैनवस देखिएगा, तो उसमें काशीराम का फार्मूला जुड़ा हुआ है। सैनी हो, कश्यप हो, चौहान हो, निषाद हो, बिंद हो, कोई ऐसी बिरादरी ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो, जिसको टिकट न दिया हो, निगम का चेयरमैन न बनाया हो, राज्यसभा न भेजा हो, और उस वजह से मोदी उत्तर प्रदेश में इतनी कामयाब अपने आप को कर सके हैं। अमित शाह का वो फॉर्मूला था, वो जिस तरह से भी उन्होंने उसको अडॉप्ट किया हो। मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त देखने में कुछ भी लग रहा हो, लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, अंदर खाने जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, जो स्वरूप बन रहा है, बिरादरियों में जो एक बेचैनियां है, उसको आप पाएंगे। जैसे अभी तमकीन भाई जुड़ चुके हैं, तमकीन फयाज रामपुर से आते हैं। रामपुर में अभी उपचुनाव हुआ था आजम खां वाला, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो किसको जिताया? लोधी कैंडिडेट दिया और लोधी कैंडिडेट से उन्होंने उस सीट को पकड़ लिया। बगल की सीट आपकी जो है इनके तमकीन भाई के, मुरादाबाद के संभल में यादव हुआ करता था, पहले मुलायम सिंह ने आगे सीट बनाई, उसके बाद उसको दे दिया उनको, रामगोपाल यादव को, और वो सीट उनकी हो गई। लेकिन 2004 में बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया बर्फ को, और बर्फ ने 2009 में, और बर्फ ने वो सीट जीत ली। समीकरण का जो मामला है वो अब वो पार्टियों ने समझना शुरू कर दिया है। ये गट में जो उत्तर प्रदेश की चर्चा अगर आप करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में जो एक बिरादरियों का जो एक चाल है, उसी को तोड़ने के लिए संजय निषाद जैसे आदमी से बीजेपी अलायंस करती है। चूंकि 2014 में जब सरकार इनकी आई, योगी की 17 में,
तो उस सीट को संजय निषाद के बेटे ने जीत लिया समाजवादी पार्टी के टिकट पे। उनको लगा कि भाई निषाद तो इस हाथ में आएगा नहीं, संजय निषाद को अपने साथ किया, लड़के को दूसरी सीट पे भेजा, आज उनके अलायंस में आ गए। अनुप्रिया पटेल की कुर्मी बिरादरी पे पकड़ को देखते हुए अनुप्रिया पटेल को साथ कर लिया, ओम प्रकाश राजभर को साथ कर लिया। तो बीजेपी के पास अपना नहीं है। ये जो मीडिया में दिखाई देता है ना मोदी मैजिक, ये मोदी मैजिक नहीं है, ये बिरादरियों के अच्छी कॉकटेल का मैजिक है। और वो कॉकटेल अगर यूपी में टूटता हुआ आपको नजर आ गया, जिसकी हालात बन रहे हैं, और मैं कहिए तो ब्रेक कर दूं या मैं आपसे फोन पे बता दूंगा, मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक इतनी बड़ी खबर है कि जिसके बाद आप बीजेपी को, जो अभी 70, 73, 76 सीटों की बातें हो रही हैं, बीजेपी को 7 से 10 सीटों के लाले लग जाएंगे। बनारस जैसी सीट का आपको मैं मिसाल दे दूं कि मुख्तार अंसारी मुरली मनोहर जोशी से लड़ते हैं, कांग्रेस के सिटिंग एमपी राजेश मिश्रा की जमानत जब्त हो जाती है, और उसके बावजूद मुख्तार अंसारी कुछ हजार वोट से हारते हैं जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये नहीं, कोई सीट सिक्योर नहीं है। अगर सही जातीय कॉकटेल लग गया तो, और उसके हालात बन चुके हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूं दिनेश जी, कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने लिए 10 सीटें तलाशना मुश्किल हो जाएगा। बाकी बातें हम आप करते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पैनल बड़ा है, और मैं शिवा जी भी जैसी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठी हैं, तमकीन भाई जिन्हें रामपुर से